मेरे सलाहकार डॉक्टर विक्रम साराभाई। हम सबके जीवन में अनेक अध्यापक व मार्गदर्शक आते हैं। मैं अगर बचपन में अपने माता पिता को देखूं तथा अपने अध्यापकों को देखूं, तब मेरे दोस्त एवं जीजा अहमद जलालुद्दीन ने मेरे जीवन के कठिन वर्षों में मार्गदर्शन किया और मैं एक अबोध बालक से परिपक्व व्यक्ति बना। जब मैं अपने करियर की दहलीज पर था, उस समय अत्यंत भाग्यशाली रहा, क्योंकि मैं डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे पुरुष की छत्र छाया में काम कर रहा था। वे एक वैज्ञानिक, शिक्षाविद, संस्थाओं को बनाने वाले तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने आधुनिक भारत के उत्थान के लिए अथक मेहनत की तथा इस क्षेत्र में वे एक महान चिंतक रहे। उन्होंने एक योग्य लीडर तथा बुद्धिमान व्यक्ति के बीच संतुलन बनाए रखा। ये हमारे देश का सौभाग्य था कि उन्हें आज़ादी के बाद अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रमों का संचालन दिया गया। उनके बारे में तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। इसरो में मिली उनकी उपलब्धियों के अलावा भारतीय अंतरिक्ष मिशन के सुगठित वक्ता के साथ साथ वे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक संस्थानों की स्थापना की। इनमें से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद था। मैं उन्हें जिस दृष्टि से देखता था, उनकी छवि एक उच्च श्रेणी के नायक जैसी दिखाई दी, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान बनाया था और हम जैसे रॉकेट इंजीनियर की नज़र में वे इससे भी कहीं आगे थे। मैं जब उनसे पहली बार मिला, मुझे साक्षात्कार के लिए एक रॉकेट इंजीनियर के लिए बुलाया गया। वह आमंत्रण मुझे अचानक ही मिला था, जिसकी मुझे कोई आशा नहीं थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रोफेसर MGK मैनन ने नंदी हावरक्राफ्ट पर किए गए मेरे काम को देखा था। अतः मुझे इस साक्षात्कार में क्या पूछा जाएगा, इसका अंदाजा हो गया था। उसमें मुझसे क्या उम्मीद रखेंगे तथा उसमें भाग लेने वाले कौन व्यक्ति हो सकते हैं, इसका मुझे थोड़ा अंदाजा था, परंतु इसका अंदाजा मुझे नहीं था कि मेरी किस योग्यता को परखा जाना था। मैं खुले दिमाग से मुंबई पहुंच गया, इस विचार के साथ कि मुझे इस साक्षात्कार से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। जीवन ने मुझे सिखाया था कि हमें अधिक उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। हमें अपना दिमाग हमेशा खुला रखना चाहिए तथा शांत भाव से कार्य में रम जाना चाहिए। मेरे साक्षात्कार डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर मैनन तथा श्री श्रॉफ ने लिया, जो परमाणु ऊर्जा आयोग में उप सचिव थे। वे सभी वैज्ञानिक विषयों के माहिर थे, सब ज्ञान के भंडार थे। मैंने उस कमरे में एक अलग तरह की गर्मजोशी व शालीनता महसूस की। इस साक्षात्कार ने मेरे तथा डॉक्टर विक्रम साराभाई के बीच भावी संबंधों की नींव रखी। उन्होंने मेरे बारे में पूरा विश्लेषण कर लिया था। मेरे जीवन के विभिन्न विषयों जैसे मेरे ज्ञान की जानकारी ना लेकर उन्होंने मेरे व्यक्तित्व, मेरे जीवन के लक्ष्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे जीवन में विकास की क्या सीमाएं हैं, न केवल व्यापारिक विषयों से संबंधित बल्कि एक सफल मनुष्य के बारे में भी जानकारी ले ली थी। वे प्रोत्साहित करने वाले तथा मधुरभाषी थे और मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि वे मेरा चयन एक इंजीनियर के लिए नहीं कर रहे, बल्कि मेरी भावी सक्षमता व सामर्थ्य को देख रहे थे। वे अपना कीमती समय मेरे बारे में जानने के लिए लगा रहे थे। वे पूरा मेरा ख्याल रख रहे थे। यह मेरे प्रोफेशनल जीवन में पहला अनुभव था कि किसी महान व्यक्ति ने मेरी सोच को तथा मेरे सपनों के बारे में जानने की कोशिश की, जो देश के अंतरिक्ष ज्ञान से संबंधित थे। मैं नियुक्त हो गया। मेरे लिए वह ऐसा था मानो मेरा सपना साकार हो गया हो। यह मेरे लिए बहुत बड़े पेशे की अच्छी शुरुआत थी। जैसे ही मैं अपने नए क्षेत्र में आया, मैंने उस संस्थान, उसके कार्यस्तर तथा उससे संबंधित लोगों की जानकारी प्राप्त की। मैं अपने पुराने कार्यालय से संस्थान की तुलना कर रहा था, जो एकदम अलग था। यहाँ का माहौल तनाव मुक्त था। वहाँ वरीयता तथा पदों में भेदभाव नहीं बरता जाता था। इसके बाद मैंने डॉक्टर साराभाई की कहानी सुनी थी कि किस तरह उन्होंने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की थी। यह कहानी सुनने से मैं थका नहीं था, क्योंकि मेरा मानना था कि यह विज्ञान तथा आध्यात्मिक विषयों का आपस में मिलना था। ये दोनों ही विकास की मजबूत ताकत हैं। यह वर्ष 1962 की बात है। डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए स्थान की खोज में थे। वे अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे थे। वे केरल में थुम्बा गए। यह दक्षिण भारत में भूमध्य रेखा क्षेत्र में था तथा इस कार्य के लिए उत्तम स्थान था और आयन मंडल अनुसंधान के लिए अच्छा वातावरण था। जब डॉक्टर साराभाई थुम्बा गए, वहां बहुत से गांव तथा हजारों मछुआरों के घर थे। उस क्षेत्र में एक पुराना समुद्र चर्च था। उसके पास ही सेंट मैरी मार्कडेलिन चर्च तथा बिशप का निवास था। डॉक्टर साराभाई ने बहुत से राजनीतिज्ञों तथा बड़े अफसरों से मिलकर शोध कार्य के लिए वहां जगह देने का आग्रह किया, जिसमें उन्हें कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा था। आखिरकार उन्हें
तिरुवेंद्रम के बिशप रेवरेंड फादर डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा से मिलने के लिए कहा गया। शनिवार को डॉक्टर साराभाई बिशप से मिले। बिशप ने मुस्कुराकर कहा कि आप अगले दिन रविवार को मिलें। संडे चर्च की सर्विस के बाद बिशप ने अनुयायियों से कहा, मेरे बच्चों, मेरे साथ ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए इस चर्च तथा स्थान जिसमें मैं रहता हूँ उसको मांग रहे हैं। मेरे बच्चों, विज्ञान सच को कारण के साथ परखता है। इस तरह से विज्ञान एवं आत्मिक ज्ञान दोनों ही जन कल्याण के लिए प्रगति से आशीर्वाद मांगते हैं। मेरे बच्चों, क्या मैं भगवान का स्थान इस वैज्ञानिक मिशन के लिए दे सकता हूँ? सभी अनुयायियों ने एक स्वर में आमीन कहकर उनकी बात को स्वीकृति दी। इसके बाद रेवरेंड डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा ने जनहित में चर्च की बिल्डिंग में राष्ट्रीय शोध केंद्र इसरो बनाने की अनुमति दे दी। यह वह स्थान बन गया जहां डिजाइन कार्य, रॉकेट को जोड़ने और अन्य तरह के कार्य किए जाने लगे। बिशप का घर अब हमारी विज्ञान कार्यशाला बन चुका था। चर्च की बिल्डिंग को प्यार से तथा सावधानी से रखा जा रहा था क्योंकि यह एक यादगार इमारत थी जहां से हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। आज उस मिशन में इंडियन स्पेस संग्रहालय स्थापित है। बाद में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तथा अनेक अंतरिक्ष केंद्रों की स्थापना की गई। जब मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ, मुझे प्रतीत होता है कि आध्यात्मिक व वैज्ञानिक नेतागण का यह अनोखा संगम था, जिन्होंने एक बड़े उद्देश्य के लिए उदात्त भाव से कार्य किया। बाद में एक नई चर्च तथा कुछ नए स्कूलों का निर्माण रिकॉर्ड समय में तुम्बा क्षेत्र में किया गया। TERLS तथा VSSC ने भारत को संसार के उच्च कोटि के रॉकेट डिजाइन तथा उत्पादन आदि में ख्याति दिलाई। इसके बाद भारत ने जियो सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस तथा मौसम विज्ञान, संचार उपग्रह एवं दूर संवेदी उपग्रहों का आविष्कार किया, जिनसे संचार, मौसम की जानकारी तथा पानी के विभिन्न स्रोतों की खोज के क्षेत्र में भारत को अद्वितीय उपलब्धि मिली। आज डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा रेवरेंड पीटर बर्नार्ड परेरा दोनों ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन मैं आज भी उन्हें खिलते हुए फूलों के बीच देखता हूँ, जिन्होंने दूसरे के जीवन को महत्व दिया। ऐसा ही भाव श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। फूलों को देखो कैसे सद्भाव से दूसरों को अपनी खुशबू एवं शहद देते हैं। वे अपना स्नेह सभी में बिना किसी भेदभाव के बांटते हैं। जब उनका कार्य समाप्त हो जाता है, वे शांत भाव से गिर जाते हैं। हमें एक फूल की तरह अपना जीवन जीना चाहिए तथा बिना अहंकार के अपने गुण सभी को बांटने चाहिए। ये कहानी बताती है कि किस तरह से हमने रॉकेट लॉन्चिंग के लिए स्थान की तलाश की, जो सभी आयु वर्ग के लिए प्रेरणादायक संदेश था। यह मानसिक स्तर पर एक अनोखा सामंजस्य था। इस संसार में शायद ही किसी चर्च ने जन कल्याण के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बिल्डिंग दान में दी हो, जो केवल भारत में ही संभव था। इससे यह संदेश मिलता है कि किस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान को समाज कल्याण में बदला जा सकता है। मैं जैसे ही इसरो के कार्य से जुड़ा, मेरा संबंध डॉक्टर साराभाई से लगातार होने लगा। उन्होंने देश की अंतरिक्ष उपलब्धियों को साकार किया, जो तुम्बा से इस प्रोग्राम को सफल बनाने से आरंभ हुई थी। यह सपना SLV के रूप में आकर साकार हुआ। इसी समय भारत ने अपना रॉकेट सहायक टेक ऑफ सिस्टम रैटो शुरू किया, RATO, जिसे सेना के विमानों को गुप्त रूप से उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। मैं उनके काम के तरीके तथा उनके दिमाग की सोच का कायल था। उनके दिमाग में उठने वाले भाव तथा अपने लक्ष्य पर पहुंचने की भरपूर क्षमता थी। दुनिया के दूसरे देश जिस लक्ष्य को हासिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वे उसे प्राप्त करने का हौसला रखते थे। डॉक्टर साराभाई में एक अच्छे नेता व नायक होने के सभी गुण मौजूद थे, जिनके कारण वे साधारण से व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकते थे। मेरा मानना है कि उनमें एक अच्छे लीडर के सभी महत्वपूर्ण गुण मौजूद थे। मैं यहाँ एक एक करके उनके सभी गुणों की समीक्षा कर रहा हूँ। सर्वप्रथम, उनमें दूसरों को सुनने व समझने की क्षमता थी। वे हर किसी के सुझाव को ध्यान से सुनते थे। भारतीय संस्थाओं में कार्यरत उच्च अधिकारी अपने अधीन कार्मिकों को अक्सर नहीं सुनते, जिससे विकास की गति में रुकावट आती है। इस बारे में एक मत बन गया है कि निर्णय उच्च शिखर से नीचे तक आते हैं। उच्च अधिकारी अपने अधीन कर्मचारियों को धमकाकर तथा डराकर रखना चाहते हैं। डॉक्टर साराभाई हम सब में पूरा विश्वास रखते थे तथा उनकी अपने सहयोगियों में आस्था थी। इसको स्पार में हम युवकों का समूह कम अनुभव वाले इंजीनियरों का समूह था, जो उत्साह से भरे थे तथा कुछ नया करने का हौसला रखते थे। वे हमारी भावनाओं तथा उत्साह को प्रोत्साहित करते थे ताकि हमारी सोच को नई दिशा मिल सके और हमें ये विश्वास हो कि हम सब एक बड़ी संस्था के हिस्से हैं। उनके तुम्बा के दौरे से पहले हम सब युवकों में एक नया उत्साह था। हम अपने कार्य में कुछ विशेष करना चाहते थे। उन्होंने हमारे उत्साह व ध्येय को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमारे उत्साह को बढ़ाया था तथा हमें महसूस
महसूस कराया कि हम भी इस महान कार्य के एक महत्वपूर्ण भाग हैं। उनकी तुम्बा यात्रा हम में एक नया उत्साह संचारित कर रही थी, क्योंकि हम में से हर कोई अपने क्षेत्र में नई उपलब्धियों के बारे में उन्हें बताता था, भले ही वे नए डिजाइन हो, निर्माण की विधि हो या फिर प्रशासनिक क्षेत्र हो। इस सफल लीडर में दूसरी योग्यता यह देखी गई कि उनकी सोच सृजनात्मक थी और वे अपने कार्य में अडिग रहते थे तथा जल्दी अपनी राह से दूर नहीं जाते थे। जब डॉक्टर साराभाई ने विचार किया कि हमें SLV तथा RATO दोनों पर ही कार्य करना चाहिए, जबकि इन दोनों में कोई समन्वय नजर नहीं आ रहा था, बाद में यह सच सामने आया कि उनकी सोच जो कि प्रारंभिक स्तर पर थी वह वास्तव में परस्पर जुड़ी थी। मैं यह सच्चाई जान चुका था तथा पूरी तन्मयता से प्रयोगशाला में सावधानी से कार्य में जुट गया। व्यापक अर्थों में डॉक्टर साराभाई ने भारत अंतरिक्ष के कार्यक्रम को एकीकृत रूप में एवं विनिर्माण रूप में देखा था, जिसमें रॉकेट का निर्माण, उपग्रह लॉन्च व्हीकल तथा लॉन्च सुविधा स्थल शामिल थे। इसके अलावा रॉकेट के ईंधन विकास से जुड़ा व्यापक कार्यक्रम, प्रणोदन प्रणाली, एरोनॉटिक्स एवं एरोस्पेस सामान, ट्रैकिंग सिस्टम एवं उपकरण तथा स्पेस साइंस एवं टेक्नोलॉजी सेंटर और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में एकत्रित किए गए। जब डॉक्टर साराभाई ने इस सपने को साकार करने के बारे में सोचा, उन पर कई तरह के प्रश्न उठाए गए थे कि क्या भारत जैसे देश के लिए रॉकेट जैसे विषयों पर कार्य करना उचित होगा, जबकि देश की अधिकतर जनता भूख व गरीबी की समस्याओं से जूझ रही थी। लेकिन उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ एक समझौता हुआ था कि अगर भारत को आत्मनिर्भर होना है या फिर विश्व में अपना स्थान बनाना है, तो हमें सभी क्षेत्रों में आधुनिक एवं उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा, जिनसे असल जिंदगी की समस्याओं से जूझा जा सकता है। इसीलिए हमारा अंतरिक्ष से जुड़ा कार्यक्रम विकसित देशों की तरह कोई नया प्रोग्राम नहीं था तथा दूसरे देशों की दौड़ में साथ रहना नहीं था, बल्कि यह समय की मांग थी कि किस तरह से इस तकनीक को अपनाकर दूरसंचार, मौसम विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जाए। डॉक्टर साराभाई की तीसरी विशेषता, जिसे मैंने महसूस किया और अपने जीवन में भी अपनाया, उनमें टीम बनाकर काम करने की निपुणता थी। डॉक्टर साराभाई में यह विचित्र गुण था, वे निश्चित कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन करना जानते थे, उसके बाद उस व्यक्ति को हर मोड़ पर प्रोत्साहित करते थे, भले ही उसमें अनुभव की कमी हो, वे उसे हर तरह से सहायता देते थे। अपनी टीम का हौसला बढ़ाने का उनका अपना ही तरीका था, जो एक सफल तथा निपुण टीम लीडर में पाया जाता है। विशेषतः हमारे कार्यक्षेत्र में, जिसमें असफलताएं हर समय जुड़ी रहती हैं, वे जब समझते थे कि परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, ऐसे वक्त में भी वे हमारी हिम्मत बढ़ाते तथा ये जानते हुए भी कि हमने अपना ध्येय को प्राप्त नहीं किया है, वे ऐसे में हमें तनाव मुक्त रखने के लिए माहौल को खुशनुमा बना देते थे। उनकी इस भावना के कारण सभी सदस्य उनके साथ ईमानदारी से खड़े रहते थे तथा उनके लक्ष्य की प्राप्ति में पूरा सहयोग देते थे। हर कोई ये जानता था कि उसे पूरा सहयोग मिलेगा तथा उसकी मेहनत को पूरा महत्व दिया जाएगा। और अंत में उनकी सबसे अलग विशेषता थी, वह असफलता मिलने पर उससे आगे सोचते थे। मुझे याद है कि तुम्बा में हम SLV की कार्यप्रणाली तथा प्रौद्योगिकी पर कार्य कर रहे थे, यौन के नॉस-कॉन सिस्टम के बारे में प्रयोग कर रहे थे। जब डॉक्टर साराभाई को बटन दबाना था, जो टाइमर सर्किट से जुड़े होने के कारण जिससे पायरो सिस्टम अपने आप काम करने लगता, लेकिन जब उन्होंने बटन दबाया तो कुछ नहीं हुआ। मैं अपने सहयोगी प्रमोद काले के साथ चकित रह गया, जिन्होंने टाइमर के साथ उस डिजाइन को बनाया था। हम जल्द ही इस समस्या को समझ पाए। हमने अंदर जाकर उसे टाइमर सिस्टम से अलग कर दिया। जब डॉक्टर साराभाई ने बटन दबाया, एक हल्की चिंगारी से सिस्टम आरंभ हुआ तथा नॉस-कॉन सक्रिय हो गया, जिसकी हमें उम्मीद थी। इस पर डॉक्टर साराभाई ने हम सबको बधाई दी, लेकिन वहां से विदा होने से पहले उनके चेहरे पर चिंता के भाव नजर आ रहे थे। उस शाम मुझे डॉक्टर साराभाई के पास कोवलम पैलेस होटल त्रिवेंद्रम में बुलाया गया। मेरे मन में उस समय चिंता का भाव था, किंतु वे मुझसे अपने पुराने अंदाज में ही मिले तथा मुझसे रॉकेट लॉन्च स्टेशन के बारे में बातचीत की। उसके बाद वे सुबह की घटना के बारे में बात करने लगे। मैं समझ गया था मुझे इस बारे में विरोध को सुनना पड़ेगा। डॉक्टर साराभाई उससे जुड़े विषय पर विस्तृत चर्चा करने लगे। क्या हम अपने कार्य के लिए उत्साहित नहीं हैं, या फिर ये कार्य हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है? मुझसे बात करके वे सुबह की घटना की तह तक पहुंच गए थे। हमें इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां से समस्त गतिविधियों को ठीक तरह से देखा या संचालित किया जा सके। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद वे देर रात तक वहां ठहरे तथा इस कार्य पर विस्तृत रूप से चर्चा की। बाद में रॉकेट इंजीनियरिंग विभाग स्थापित किया गया। जैसा कि मैंने कहा था, गलती
गलतियां व असफलताएं किसी भी महान कार्य का हिस्सा होती हैं, विशेषतः हमारे क्षेत्र में देखा जाए जहां हमें विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इस कार्य में छोटी सी गलती या असावधानी भी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। डॉक्टर साराभाई ने इन गलतियों को नए विकास का शुभ आरंभ माना। इसके बीज डॉक्टर साराभाई ने ही बोए थे तथा उन्हें प्रोफेसर सतीश धवन, इस संस्था के विभिन्न उच्च अधिकारियों, प्रधान के पद पर आसीन लोगों तथा कई महान व्यक्तियों ने अपनी मेहनत से सींचा था। मेरे रिश्ते डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ भावात्मक तथा उच्च बौद्धिक सोच के थे। समय समय पर उन्होंने मेरे कार्य में विश्वास करके मुझे विभिन्न विभागों का सदस्य बनाया ताकि विभिन्न क्षेत्रों में नई तकनीक व डिजाइनों को देश के विकास में इस्तेमाल किया जा सके, जिससे भारत विभिन्न क्षेत्रों में विकास कर सके, विशेषतः रक्षा एवं विज्ञान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। वे अपने सामने बैठे रॉकेट इंजीनियर में पूर्ण समर्पित भाव तथा कड़ी मेहनत से रॉकेट निर्माण से जुड़े अनेक सपनों को साकार होते देखते थे। वे परेशानियों तथा शंकाओं के दौर में मेरे साथ होते थे, मुझे अच्छी सलाह देते थे, मुझे निश्चित व सीधे मार्ग पर चलने की सीख देते थे और आवश्यकता होने पर मेरा मार्गदर्शन भी करते थे। उनका महान व्यक्तित्व था और मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उनकी छत्रछाया में कार्यरत रहा। डॉक्टर साराभाई की मृत्यु मेरे लिए एक बड़ी आघात थी। उनकी मौत अचानक ही हुई थी। सन 1971 में मैंने उनसे दिल्ली से बात की थी, जिसमें मैंने उन्हें मिसाइल पैनल की मीटिंग के बारे में जानकारी दी थी। उस पैनल में मैं हाल ही में शामिल हुआ था। वे उस समय थोम्बा में थे। उन्होंने मुझे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर मिलने के लिए कहा। वे दिल्ली से बंबई की यात्रा पर थे। दुर्भाग्य से वह मुलाकात ना हो सकी। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर कुछ घंटों के बाद मुझे ये समाचार मिला कि वे दिल के दौरे के बाद दुनिया छोड़ गए हैं। मुझे ये ज्ञात हुआ कि उनकी मौत मुझसे बात करने के लगभग 1 घंटे बाद हुई थी। वह व्यक्ति जिसने देश के विकास के लिए वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों को तैयार किया था, वे सबके महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन वह महान व्यक्ति जो एक महान वैज्ञानिक तथा श्रेष्ठ नेतृत्व करता था, आज हमारे साथ नहीं था। वह हमें अकेला छोड़ गया था, लेकिन जाने से पहले वह हम सब में ज्ञान का भंडार भर गया था, हमें धैर्यवान व दूरदर्शी बना गया था। उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि हम उनके विश्वास को कायम रखें तथा हम सब में जो भी काबिलियत थी जिसे उन्होंने पहले ही मीटिंग में परखा था, उस पर हम खरे उतरें। शायद मेरे साथ ये अनहोनी होती रही है। मैं जिनके बहुत नज़दीक आता था वह बिना किसी संदेश के अचानक मुझे छोड़कर चला जाता था और हर बिछुड़ने वाले इंसान को लेकर मुझे एक अजीब दुख की लहर से होकर गुजरना पड़ता था। हर समय उस व्यक्तित्व के गुणों को मैं अपने में आत्मसात करने की कोशिश करता था। मैं अपने में उनके अच्छे गुण समा लेता था, भले ही वह बिना मतलब का प्यार हो, उनकी सज्जनता का भाव हो, धर्मनिष्ठा हो। डॉक्टर साराभाई में अपने लक्ष्य की ओर आगे देखने की शक्ति थी। योजनाओं की रूपरेखा बनाना, उन्हें तैयार करना तथा उनका सृजन करना। अगर मैं उन सब में थोड़े से गुणों को भी अपने कार्य क्षेत्र में कार्यान्वित कर सकूं या अपने जीवन में प्राप्त कर सकूं तथा उनके सपनों को साकार कर सकूं, तो मैं स्वयं को भाग्यशाली मानूंगा।